नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्र हैं और राजनीति विज्ञान में कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम सिर्फ 15 मिनट में बिहार बोर्ड के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर पूरा कराएंगे और साथ ही में इसके कुछ कुछ क्रिस्प एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। और मैं हूँ क्रिस पांडे। मैंने बिहार बोर्ड में 500 में से कुल 435 अंक प्राप्त किए हैं। अगर आपको भी ऐसे करना है तो हमारे साथ बने रहिए। 400 प्लस अंक आप पे जरूर से जरूर आएंगे। अब बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए सीधे शुरू करते हैं। और ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ये प्रारूप समिति का गठन संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए किया गया था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? सही उत्तर इसका क्या होगा कि 9 दिसंबर 1946 को हुई। यह बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अब अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 389। अब बगल में देख सकते हैं कि कहाँ के कितने सदस्य थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर हम लोग का है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ये चलिए अगला सवाल है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग जो है वो चाहता था कि एक अलग देश पाकिस्तान की मांग को लेकर इसका बहिष्कार किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोग का मूल संविधान लागू किया गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा 25। पूर्व में 22 थे और अभी फिलहाल में कितने हैं? संशोधनों के बाद वर्तमान में इनकी गणना 25 तक पहुंच गई है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और ये 42वां संशोधन जो है 1976 में हुआ था और इस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। आप बगल में देख सकते हैं, पूरा आपको जो है प्रस्तावना दिखाई देगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला सवाल है हम लोगों का कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो कुल 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। बगल में देख सकते हैं क्या? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हम लोग का क्या है? किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर आइबर जेनिंग्स ने। आज़ादी के बाद जो है उन्होंने संविधान की जटिलता और कानूनी बारीकियों के कारण यह टिप्पणी की थी। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर कोई सवाल आ जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और भारतीय सी राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो वो जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में निहित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई थी। यह दिल्ली के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसीलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। अगला सवाल है हम लोगों का कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हम लोगों का हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार नागरिकों को जो है मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। आगे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य निहित हैं, वर्णित हैं? तो कुल हम लोग के जो है वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, पूर्व में शुरुआत में 10 थे, जबकि 86वें संशोधन द्वारा हम लोगों का जो 2002 में हुआ था ये बढ़कर अब 11वां हो गया है। 11 कर्तव्य हो गए हैं जिसमें शिक्षा का अवसर जोड़ा गया है। आप बगल में सारे मौलिक कर्तव्य देख सकते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो यह अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन किया गया और प्रतिबंधित किया गया और इसे एक दंडनीय अपराध बनाया गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें बोलने, घूमने, संघ बनाने और व्यवसाय करने जैसी 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। अगला सवाल है हम लोग का, किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये 44वां संशोधन द्वारा 44वां संशोधन 1978 में किया गया था और इसे हटाकर इसको सिर्फ एक कानूनी लीगल राइट बस बना दिया गया है। ये 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में। याद करने की ट्रिक क्या है? 4 और 4 जोड़ेंगे 8 होगा, तो 1978। एक 42वां होता है, 42वां का ट्रिक करने की क्या है? 4 और 6 जोड़ेंगे तो ये कब होगा? 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20वां नंबर सवाल पे आते हैं कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी से वंचित नहीं करेगा, चाहे अंबानी हो, अडानी हो या फिर कोई गरीब आदमी हो। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो जस्ट अभी पढ़े हम लोग कि संपत्ति का अधिकार जो है हम लोग का एक तरीके से विधिक अधिकार होगा, यानी लीगल राइट होगा। यह अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार हो गया है। अगला सवाल है हम लोग का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो यह हम लोग का भाग 4 में दिया गया है। चलिए अब अगले सवाल पर की ओर बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी कर सकते हैं? तो रीट जारी हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा हम लोग का उच्च न्यायालय भी, हाई कोर्ट भी जो है अनुच्छेद 226 के द्वारा रीट जारी कर सकता है। किस केस में? मौलिक अधिकारों का हनन करने के केस में या फिर मौलिक अधिकारों को लागू करने के केस में। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका संसद संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से इनमें बदलाव कर सकता है, लेकिन एक शर्त है कि इसके मूल ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन। और ये कब हुआ था? 4/2/1976। 4/2 से ट्रिक याद हो गया, 1976 में हुआ था। ये बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग का प्रभावित होता है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला सवाल है हम लोग का कि संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 368। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 324 किस संस्था का गठन और कार्यों का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का वर्णन करता है। चुनाव आयोग का काम क्या है? कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में सिर्फ 1 सदस्य थे, लेकिन अब ये बहुसदस्यीय बन चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्य के प्रमुख कौन हैं? तो राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति है। वे भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और संवैधानिक प्रमुख भी वही होते हैं। अगला सवाल पर आते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद
356 के जरिए यदि राज्य में की संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाए तो उस केस में हम लोग अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लागू किया जा सकता है? तो वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग महाभियोग कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो ये हम लोग के राज्यसभा के सदस्य थे और ये इनको जो है असम से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। अगला सवाल है हम लोग का कि निम्न में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? तो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है और वो राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा प्रतिभा पाटिल देवी सिंह। ये जो है हम लोग के 12वीं और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में विधान परिषद अभी फिलहाल में नहीं है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना में ही विधान परिषद है। अगला सवाल है हम लोग का किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? तो किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 विधानसभा स्थान हो सकते हैं और न्यूनतम 60, अधिकतम 500। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम लोग स्पीकर भी कहते हैं। संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा में ही, यानी निचले सदन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी में ही हम लोग अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली थी और ये 2024 का चुनाव था, वो 18वीं लोकसभा चुनाव था। बगल में आप देखेंगे कि कितने किसको सीट मिली। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग का है कि धन विधेयक संसद में पारित करने से पहले या फिर पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। ये बात माइंड में आप लोग रख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हो जाता है, मतलब राज्यसभा का सभापति स्वतः ही बन जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं? तो ये 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 45 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? तो लोकसभा में 20, अधिकतम 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, कितने? 20। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी और ये 2009 में निर्विरोध चुनी गई थी। निर्विरोध 2009 में निर्विरोध इनको चुना गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? तो भारत सरकार का हम लोग का कानूनी सलाहकार महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कहलाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। कितने? 65 वर्ष। जबकि सुप्रीम कोर्ट के कितने, यानी सर्वोच्च न्यायालय कितने? 65। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु होती है 62 वर्ष। कितनी? 62 वर्ष। 62 वर्ष किसके? हाई कोर्ट की।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। अगला सवाल है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से यह न्यायपालिका को कानून की वैधानिकता जांचने की शक्ति देता है, अमेरिका से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का 50 सवाल पूरा हो चुका है और अभी 15 मिनट में पूरा भी नहीं हुआ है। अगर बहुत बढ़िया दोस्त, अगर आपने यहाँ तक सभी 50 प्रश्न खुद सॉल्व कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि आपका यह पूरी तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मस्त है। और एक बात और एक ज़रूरी सलाह दे देते हैं, इन्हीं प्रश्नों को जो है अगर आपको फिर से लगे तो आप 2 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से काबिल होना है तो वहाँ प्रैक्टिस ही आपको एक टॉपर बना सकती है। और टॉपर की सलाह, प्रैक्टिस ही दमदार। सबसे ट्रिकी और कंफ्यूज करने वाले सवाल सिर्फ 15 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे अगले और बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें कि अब आपको कैसा लगा और अब आप कौन से टॉपिक से 15 मिनट में 50 प्रश्न चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।